हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए और संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन का उत्तर देना है तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5 ऋषिकाओं के नाम लिखे। 5 ऋषिकाओं के नाम लिखना है। ख नंबर है मंगलम पाठ में सत्य की क्या विशेषता बतलाई गई है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। उसके बाद है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। आलस कथा में किसका वर्णन है। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। उसके बाद है मधुरा विजय महाकाव्य का वर्णन किस विषय क्या है। उसके बाद है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए विद्वान ब्राह्मण को कैसे प्राप्त करते हैं। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्जित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तिरुमलवा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी। विजयंगड़ा की विशेषताओं का वर्णन करें। आलस कथा पाठ में वर्णित 6 दोष कौन कौन है वर्णन करें। उसके बाद है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमराव के योगदान का उल्लेख करें। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। तो इतना क्वेश्चन है, इनमें से 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 4 को क्वेश्चन का उत्तर देना है तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। मंगलम पाठ का परिचय लिखे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद है चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के राजाओं के योगदान का वर्णन करें। 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को संस्कृत में एक पत्र लिखे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 ऋषिकाओं के नाम लिखे। ये 1 का क नंबर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है वैदिक काल की 5 प्रमुख ऋषिकाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है यमी, दूसरा है अपाला, उसके बाद तीसरा है वर्षी। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर 5 को पूछा गया था, 5 प्रमुख ऋषिकाओं के नाम। तो पहला यमी, दूसरा अपाल, तीसरा वर्षी, चौथा इंद्राणी और 5वां यहाँ पर वगाम भिरिणी। तो यहाँ तक 5 को हो गया। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर देखिएगा। ख नंबर है मंगलम पाठ में सत्य की क्या विशेषता बतलाई गई है। तो इसका उत्तर है मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की कभी नहीं। सत्य का मार्ग ही देवलोक का रास्ता प्रस्तुत करता है। ऋषि मुनि देवलोक तक पहुंचने के लिए इसी सत्य मार्ग को अपनाते हैं क्योंकि वहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है।
उसके बाद है गौ नंबर, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो इसका उत्तर है महान लोग स्वयं को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी प्रकाश स्वरूप मानकर मृत्यु और संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर को जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छी थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में इसकी बहुत प्रशंसा की है। उसके बाद है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है पटना यानी पाटलिपुत्र का वर्णन करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित हैं: मेगास्थनीज, फायहान, हैंसोंग, स्टिंग। तो यहाँ पर ये 4 गो हो गया। उसके बाद है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामालेख करें। तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है: गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, ये सब पटना में स्थित हैं। गुरुद्वार, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर है कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? यहाँ पर 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो आलस कथा पाठ में मानव के दोषों विशेषकर आलस्य का वर्णन किया गया है। इसमें व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि आलसी व्यक्ति बिना किसी सहायता के अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। वे समाज के दैवान लोगों पर ही आश्रित रहते हैं यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं आलसी लोग। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर स्वभाव के अत्यंत दानशील और दयावान थे यानी मिथिला के मंत्री ही आलसियों को भोजन कराते थे। वे सभी अनाथों, गरीबों और लाचार लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र देते थे। वे आलसियों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें भी मुफ्त में भोजन और आश्रय प्रदान करते थे। उसके बाद है आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो इसका उत्तर है सबसे पहले लिखना है कि क्यों ली, यानी आलसशाला में परीक्षा क्यों ली गई आलसियों की। तो कृत्रिम बनावटी आलसी बनकर बहुत से धूर्त लोग मुफ्त का भोजन पाने लगे थे, जिससे आलसशाला का खर्च बहुत बढ़ गया था। आलसियों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों ने परीक्षा ली। कैसे ली? तो जब सभी सो रहे थे तब कर्मचारियों ने आलसियों के घर में आग लगा दी। आग देखकर सभी धूर्त और बनावटी आलसी भाग गए, लेकिन 4 असली आलसी वहीं सोए रहे और आपस में बातें करते रहे। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है मधुरा विजय महाकाव्य का वर्ण्य विषय क्या है? तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि मंगलम पाठ के अनुसार मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली आत्मा अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटी और महान से भी महान बड़ी है। इसे वश में नहीं किया जा सकता है। कोई भी शोक रहित व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा से इस आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। उसके बाद इसका उत्तर लिखा गया है 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो इसका उत्तर है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पटना पाटलिपुत्र का उल्लेख शिक्षा के एक प्राचीन और महान केंद्र के रूप में किया है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पाणिनि, पिंगल और व्याडी, वररुचि और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और ख्याति पाई थी। उसके बाद है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के निम्नलिखित नाम मिलते हैं: कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर लिखा गया है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था।
यह स्थान आज तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब गुरुद्वार के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ दुनिया भर के तीर्थयात्री आते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है आलस। क नंबर का आलस कथा पाठ में क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलसी व्यक्ति का जीवन खुद के भरोसे नहीं चल सकता है, उन्हें समाज के दयावान और परोपकारी लोगों के सहारे ही आवश्यकता होती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि इंसानों को बनावटी या धूर्त बनकर मुक्त की सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि कर्मठ बनकर आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके बाद है ख नंबर कि मंगलम पाठ का परिचय लिखे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें, इसका उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देखकर आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करके ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा और याद कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो हम सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिए हैं, देख सकते हो, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th है संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए संस्कृत का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर है, ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है।